अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसे इस्लामी मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जहां कदीम तरीन तारीख और जदीद सहूलियात एक साथ नज़र आती हैं। एक ऐसा मुल्क जहां हिजर असवद को 22 साल तक ज़बरदस्ती लाकर रखा गया। जी हाँ मोहतरम नाज़रीन, आज हम आपको बहरीन की सैर करवाएंगे और वहाँ के लोगों की ज़िंदगी और इनके रस्म व रिवाज और खूबसूरत सकाफ़त, इसके अलावा जदीद तरीन लाइफ स्टाइल के बारे में भी बताएंगे। मोहतरम नाज़रीन, अगर आपने बहरीन का मुल्क नहीं देखा तो पूरा बहरीन इस वीडियो में मौजूद है। आप बहरीन के बारे में मुकम्मल मालूमात इस वीडियो में जान सकते हैं। तो आइए दोस्तों, बगैर ताखीर के अपनी इस शानदार वीडियो का आगाज़ करते हैं। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम किंगडम ऑफ बहरीन है। ये एक छोटा मगर बहुत अमीर और तरक्की याफ्ता मुल्कों में शुमार होता है जो सऊदी अरब के मशरिक साहिल के बिल्कुल करीब वाक़या है। मोहतरम नाज़रीन, बहरीन दरअसल एक जजीरा नुमा मुल्क है, यानी ये चारों तरफ से समंदर में घिरा हुआ है। आज ये मुल्क जदीद इमारतों, बड़े बड़े मॉल्स और शानदार सड़कों के लिए जाना जाता है। लेकिन एक वक्त था जब बहरीन को मोतियों की सल्तनत कहा जाता था। इस ज़माने में यहाँ के लोग समंदर में गोता लगाकर कुदरती मोती निकाला करते थे और यही मोती बहरीन की पहचान और कमाई का सबसे बड़ा जरिया थे। अगर आबादी की बात करें तो बहरीन की कुल आबादी तकरीबन 18 लाख के करीब है। आबादी के लिहाज से ये दुनिया में 148वें नंबर पर आता है। इस मुल्क का कुल रकबा तकरीबन 8,269 मुरबा किलोमीटर है, लेकिन इसके ज़मीनी रकबे की बात करें तो ये सिर्फ 786 मुरबा किलोमीटर है, जबकि बाकी 7,983 मुरबा किलोमीटर पर समंदर फैला हुआ है। ये रकबे के लिहाज से बहुत छोटा मुल्क है और दुनिया में तकरीबन 117वां नंबर रखता है। इतना छोटा होने के बावजूद ये मुल्क बहुत मुनज़्ज़म, साफ़ सुथरा और जदीद सहूलियात से भरपूर है। बहरीन की सरकारी ज़बान अरबी है, लेकिन यहाँ सिर्फ अरबी ही नहीं बोली जाती क्योंकि मुख्तलिफ़ ममालिक के लोग यहाँ काम करने के लिए आते हैं, इसलिए अंग्रेज़ी, उर्दू, हिंदी ज़बान भी आम तौर पर बोली और समझी जाती है। बहरीन में पाकिस्तानियों की तादाद तकरीबन 1,20,000 के करीब है, जबकि भारतीय शहरियों की तादाद तकरीबन 3 लाख के करीब है। इसके अलावा बांग्लादेश, नेपाल, फ़िलिपाइन और दीगर एशियाई ममालिक के लोग भी बड़ी तादाद में यहाँ काम करने के लिए आते हैं। आपको ये जानकर हैरत होगी कि बहरीन में रहने वाले असल बहरीनी लोग सिर्फ 6 लाख के करीब हैं, जबकि बाहर से आकर काम करने वालों की तादाद तकरीबन 12 लाख है। यानी इस मुल्क में ज़्यादातर आबादी गैर मुल्की मजदूरों और वर्कर्स पर मुश्तमिल है। बहरीनी अरब लोग आज भी अपनी सकाफत, रवायत और लिबास से जुड़े होते हैं, अपनी शनाख्त को बड़ी इज्जत के साथ बरकरार रखे हुए हैं। दुनिया में बहरीन की एक बहुत बड़ी अहमियत इसकी करेंसी की वजह से भी है। यहाँ की करेंसी को बहरीनी दिनार कहा जाता है, जो दुनिया की दूसरी सबसे मजबूत करेंसी है। एक बहरीनी दिनार के बदले तकरीबन 742 पाकिस्तानी रुपए मिलते हैं, जबकि ये 238 भारतीय रुपए के बराबर होता है। अगर मैशियत की बात करें तो बहरीन की कुल जीडीपी तकरीबन 48 बिलियन डॉलर है। यहाँ के लोगों की औसत सालाना आमदनी तकरीबन 28,000 डॉलर है, लेकिन ये आमदनी ज़्यादातर मकामी अरब शहरियों की होती है। गैर मुल्की वर्कर्स यहाँ मेहनत मजदूरी करते हैं, जबकि असल बहरीनी शहरियों को हुकूमत की तरफ से मुख्तलिफ सहूलियात, अच्छी तनख्वाहें और मराआत भी दी जाती हैं। इसी वजह से बहरीन को खलीजी ममालिक में एक पुरअमन, खुशहाल और मुनज़्ज़म मुल्क समझा जाता है। अगर इसके बार्डर की बात करें तो ज़मीनी लिहाज से इसका सिर्फ एक ही मुल्क से बार्डर लगता है और वो है सऊदी अरब। बहरीन और सऊदी अरब को 25 किलोमीटर लंबे किंग फहद काफ़ज़े के ज़रिए आपस में जोड़ा गया है। ये एक बहुत अहम पुल है जिसके ज़रिए रोज़ाना हज़ारों गाड़ियाँ आती हैं। इसके अलावा समंदर के रास्ते कतर और ईरान भी बहरीन के करीब वाक़ हैं। बहरीन के साथ सऊदी अरब के मशहूर शहर दमाम और अल खबर भी जुड़े हुए हैं और यही रास्ता तिजारत और कारोबार के लिए बहुत अहम किरदार अदा करता है। बहरीन का दारुल हुकूमत मनामा है और यही मुल्क का सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता और मसरूफ़ शहर समझा जाता है। मनामा एक ऐसा शहर है जहां आपको पुरानी तारीख और नई दुनिया दोनों एक साथ नज़र आती हैं। इसी वजह से ये शहर बहरीन की पहचान बन चुका है। इस मुल्क में आइनी बादशाहत का निज़ाम कायम है, यानी यहाँ बादशाह भी होता है और कानून भी। इस वक्त बहरीन के मौजूदा बादशाह शाह हमद बिन ईसा आल खलीफा हैं। कारोबारी लिहाज से भी बहरीन की बहुत अहमियत है क्योंकि यहाँ इनकम टैक्स बिल्कुल सिफर है, यानी लोगों की तनख्वाह में से हुकूमत कोई इनकम टैक्स नहीं काटती। इसी वजह से दुनिया भर से ख़ास तौर पर एशियाई ममालिक से बड़ी तादाद में लोग बहरीन काम करने के लिए आते हैं। बहरीन का शाही ख़ानदान भी दुनिया के अमीर तरीन ख़ानदानों में शुमार किया जाता है। इनके पास बड़ी बड़ी प्राइवेट पार्ट्स हैं और मुख्तलिफ आलमी कंपनियों में इनकी सरमायाकारी भी मौजूद है, जिनमें से मैकलार्न जैसी मशहूर कंपनी भी शामिल है। आम तौर पर लोग ये समझते
سمجھتے ہیں کہ بحرین صرف ایک ہی جزیرے پر مشتمل ہے، لیکن حقیقت میں بحرین 33 چھوٹے بڑے جزیروں پر مشتمل ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہاں کئی مصنوعی جزیرے بھی بنائے گئے ہیں جن پر جدید رہائشی علاقے اور کاروباری منصوبے قائم کیے گئے ہیں۔ اگر ہم بحرین کی تاریخ کی بات کریں تو یہ ملک کوئی نیا نہیں، بلکہ اس کی تاریخ تقریباً 5000 سال پرانی ہے۔ قدیم زمانے میں بحرین کو دلمن کے نام سے جانا جاتا تھا اور اس دور میں یہ ایک بہت اہم تجارتی مرکز ہوا کرتا تھا۔ بحرین میں اسلام کی آمد 7ویں صدی عیسوی میں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بحرین کے حکمران منظر بن ساوی نے اسلام قبول کیا۔ بعد میں خلفائے راشدین کے دور میں اس کو ابتدائی اسلامی صوبوں میں شامل کیا گیا۔ اسی وجہ سے بحرین نہ صرف ایک جدید اور امیر ملک ہے، بلکہ تاریخی اور اسلامی لحاظ سے بھی اس کی بڑی اہمیت ہے۔ آپ میں سے شاید بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ ایک وقت ایسا بھی آیا تھا جب حجر اسود کو خانہ کعبہ سے نکال کر بحرین لے جایا گیا تھا۔ یہ واقعہ اسلامی تاریخ کا ایک نہایت دردناک اور افسوسناک باب ہے۔ یہ واقعہ 4 صدی ہجری میں پیش آیا، جب ایک گمراہ اور شدت پسند فرقہ جسے کرامتا کہا جاتا تھا، عرب کے مختلف علاقوں میں فساد پھیلا رہا تھا۔ کرامتا کا مرکز بحرین کا علاقہ تھا اور ان کا سردار ابو طاہر الکرمتا تھا۔ 930 عیسوی میں حج کے دنوں کے دوران کرامتا نے مکہ مکرمہ پر حملہ کیا، ہزاروں بے گناہ حاجیوں کو شہید کر دیا، حتیٰ کہ مسجد الحرام میں بھی خون بہایا گیا۔ اس کے بعد کرامتا نے حجر اسود کو خانہ کعبہ کی دیواروں سے زبردستی نکال لیا، اور یہ وہ لمحہ تھا جب پوری امت مسلمہ صدمے میں چلی گئی۔ حجر اسود کو نکالنے کے بعد کرامتا اسے بحرین لے گئے اور اپنے قبضے میں رکھا۔ یہ مقدس پتھر تقریباً 22 سال تک بحرین میں ان کے قبضے میں رہا۔ اس دوران کئی مسلمانوں نے کوشش کی کہ حجر اسود کو واپس لایا جائے، لیکن کامیابی نہ ہو سکی۔ آخر کار طویل مذاکرات اور حالات کے بدلنے کے بعد 952 عیسوی کے قریب حجر اسود کو واپس کر دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے بدلے بھاری رقم بھی ادا کی گئی۔ جب حجر اسود واپس مکہ مکرمہ لایا گیا تو وہ ٹوٹ چکا تھا اور اس کے کئی ٹکڑے بھی ہو چکے تھے۔ بعد میں ان ٹکڑوں کو چاندی کے فریم میں جوڑ کر دوبارہ خانہ کعبہ میں نصب کیا گیا، اور آج بھی وہ چاندی کا حلقہ اس واقعے کی یاد دلاتا ہے۔ 16ویں صدی عیسوی میں پرتگالیوں نے بحرین پر قبضہ کر لیا۔ اس زمانے میں پرتگال ایک طاقتور بحری قوت تھا اور خلیج کے کئی علاقوں پر اس کا اثر رسوخ تھا، لیکن یہ قبضہ زیادہ عرصہ قائم نہ رہ سکا۔ اس کے بعد 17ویں صدی عیسوی میں فارسی سلطنت نے بحرین پر قبضہ کر لیا اور یہاں اپنا تسلط قائم کیا۔ کافی عرصے تک بحرین فارسی حکمرانی کے زیر اثر رہا، لیکن پھر تاریخ نے ایک نیا موڑ لیا۔ آل خلیفہ خاندان نے فارسی تسلط کے خلاف جدوجہد کی اور بحرین کو آزاد کروا لیا۔ یہی وہ خلیفہ خاندان ہے جو آج تک بحرین پر حکمران ہے۔ 1820 میں بحرین نے برطانیہ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا۔ اس معاہدے کے تحت اگر بحرین پر باہر سے کوئی حملہ ہوتا تو اس کی حفاظت برطانیہ کے ذمہ تھی۔ اس وقت یہ فیصلہ شاید مجبور میں کیا گیا، لیکن بعد میں تاریخ نے ثابت کیا کہ یہ ایک بہت بڑی اسٹریٹجک غلطی تھی۔ یہی غلطی بعد میں قطر جیسے ممالک نے بھی کی، جہاں اپنی سلامتی کی ذمہ داری دوسروں پر ڈال دی گئی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جب خطے میں کشیدگی بڑھتی ہے تو ایسے ممالک خود کو بے بس محسوس کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تقریباً تمام عرب ممالک نے کسی نہ کسی وقت اپنی سیکیورٹی کی ذمہ داری برطانیہ یا امریکہ کو دے دی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ ممالک فوجی لحاظ سے مضبوط ہونے کے باوجود فیصلوں میں مکمل آزاد نہ رہ سکے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی خلیج کی سیاست میں عالمی طاقتوں کا اثر بہت گہرا نظر آتا ہے۔ 1932 میں بحرین میں تیل دریافت ہوا اور یہی وہ لمحہ تھا جس نے اس چھوٹے سے ملک کی قسمت بدل دی۔ تیل آنے کے بعد بحرین نے تیزی سے ترقی کی اور معیشت مضبوط ہوتی چلی گئی۔ بعد میں بحرین نے 15 اگست 1971 کو برطانیہ سے مکمل آزادی حاصل کر لی۔ آزادی کے بعد بحرین نے خود کو صرف تیل تک محدود نہیں رکھا، بلکہ آہستہ آہستہ بینکنگ، فنانس اور سیاحت جیسے شعبوں میں بھی خود کو مضبوط بنا لیا۔ بحرین رقبے میں تو بہت چھوٹا ملک ہے، لیکن خوبصورتی، صفائی اور جدید سہولیات کی وجہ سے یہاں آنے والے سیاحوں کی تعداد اس کی آبادی سے بھی زیادہ ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق ہر سال بحرین میں تقریباً 1.5 کروڑ سیاح آتے ہیں۔ پاکستان سے بحرین کی ہوائی ٹکٹ تقریباً 16,000 روپے تک آسانی سے مل جاتی ہے، جبکہ بحرین کا ویزا تقریباً 85 روپے میں مل جاتا ہے۔ ناظرین، جب آپ بحرین کے ایئرپورٹ سے باہر نکلتے ہیں تو آپ کو ایک صاف ستھرا، امیر اور منظم شہر نظر آتا ہے۔ منامہ میں 30 بحرینی دینار میں ایک اچھا اور آرام دہ ہوٹل مل جاتا ہے۔ دوستوں، باب البحرین کی طرف چلتے ہیں، جسے بحرین کا دروازہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جگہ آج بھی بحرین کی ثقافت اور تاریخ کو زندہ رکھے ہوئے ہے۔ اگر آپ بحرینی ثقافت کو اور قریب سے محسوس کرنا چاہتے ہیں تو منامہ سوک کا
रुख करें। ये एक मशहूर रवायती मार्केट है जहाँ पुरानी तर्ज की दुकानें, मकामी माहौल और ज़िंदा सकाफत नज़र आती है। यहाँ शॉपिंग के लिए बड़ी तादाद में लोग आते हैं और इस मार्केट में बहुत से पाकिस्तानी और भारतीय भी काम करते हैं। बहरीन की सबसे मशहूर और बड़ी मस्जिद अल फातह ग्रैंड मस्जिद है। ये मस्जिद ना सिर्फ बाहर से शानदार नज़र आती है बल्कि अंदर से भी बेहद खूबसूरत और बहुत हसीन है। इस मस्जिद में एक वक्त में 7,000 नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं। अगर आप कभी बहरीन जाएं तो इस मस्जिद का दौरा ज़रूर करें, क्योंकि ये मस्जिद बहरीन की इस्लामी शनाख्त समझी जाती है और यहाँ आकर एक अजीब सा सुकून महसूस होता है। दोस्तों, आज बहरीन काफ़ी हद तक मॉडर्न और जदीद हो चुका है। रात के वक्त यहाँ की नाइट लाइफ भी बहुत मशहूर है। जैसे ही मनामा में सूरज गुरूब होता है तो हज़ारों लोग सड़कों पर निकल आते हैं। बड़ी तादाद में नौजवान सऊदी अरब से भी मनामा आते हैं, जिनके पास हैवी बाइक्स और लग्जरी गाड़ियाँ होती हैं और शहर का माहौल बिल्कुल बदल जाता है। बहरीन एक मुस्लिम मुल्क ज़रूर है, लेकिन सियाहत को फ़रोग़ देने के लिए यहाँ क्लब्स और बार्स भी मौजूद हैं और बाज़ जगहों पर शराब नोशी की इजाज़त भी है। यही वजह है कि बहरीन की टूरिस्ट इंडस्ट्री तेज़ी से तरक्की कर रही है। बहरीन के लोगों का एक बहुत बड़ा शौक स्पोर्ट्स और लग्जरी गाड़ियाँ हैं, इसीलिए आपको यहाँ दुनिया की महंगी और खूबसूरत गाड़ियाँ सड़कों पर आम चलती हुई नजर आती हैं। बहरीन दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ फार्मूला वन रेसिंग का मुकम्मल ट्रैक बनाया गया है और बाकायदा रेस करवाई जाती है। ये रेस बहरीन इंटरनेशनल सर्किट में होती है जो मनामा के करीब सखीर के इलाके में वाक़ है। ये ट्रैक तकरीबन 5.4 किलोमीटर लंबा है। यहाँ मोटो जीपी, ड्रैग रेसिंग, कार ट्रैक डे और नाइट रेसिंग जैसे इवेंट्स भी मुनक्किद होते हैं। खास बात यह है कि यहाँ नाइट फार्मूला वन रेस भी होती है जो फ्लड लाइट्स के नीचे नहायत शानदार मंजर पेश करती है। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरत होगी कि 2020 में 4 मुमालिक ने इब्राहिमी माहिदे पर दस्तखत किए, जिनमें यूएई, बहरीन, अमेरिका और इसराइल शामिल थे। बाद में सूडान और मराकश भी इस माहिदे का हिस्सा बन गए। इस माहिदे के बाद बाज़ मुस्लिम मुमालिक ने इसराइल को बाकायदा तौर पर तस्लीम कर लिया और यूएई और बहरीन में इसराइली सफारत खाने भी कायम किए गए। ये एक इंतहाई मतनाज़ा फैसला था, क्योंकि फ़लस्तीन के मुसलमानों पर होने वाले मज़ालिम आज भी दुनिया के सामने हैं। लेकिन खित्ते के बदलते हुए हालात में बाज़ अरब ममालिक को अपनी पॉलिसियों पर नज़रसानी करना पड़ी। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।